फिर से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में नए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के 2 वर्ष की अल्पकाल में ही कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिनके माध्यम से देश की 8.5 लाख सहकारी समितियों से जुड़े 30 करोड़ से अधिक देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। सहकारी क्षेत्र की शीर्षतम संस्था NCUI मंत्रालय के इस भागीरथ प्रयास में अहम भूमिका निभा रही है। देशवासियों, इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना एक बेहद महत्वपूर्ण आयाम है ताकि देश की उपजाऊ माटी का संरक्षण हो सके। और इसी भावना को प्रतिबिंबित करती है नृत्य नाटिका, जिसका शीर्षक है धरती कहे पुकार के। इस कलाकृति को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं दिल्ली की 2 प्रतिभावान बालिकाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी इन वीरांगनाओं का। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें संवार के। इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती। बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है।
जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। अरे बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं। जीवन पथ की मालाएं। अरे जीवन पथ की मालाएं। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। भारतीय सहकारी महासम्मेलन के शीर्ष मंच से वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को गुंजित करती, प्राकृतिक खेती का दिव्य संदेश देती है अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुति। इन बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। मान्यवर, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा अन्य गणमान्य विभूतियों से भी हम मंच पर पधारने का अनुरोध करते हैं। याद आता है, 7 समंदर पार रोनाल्ड रीगन सेंटर में गूंजता यही भारत माता का जयकार। भौगोलिक सीमाओं की परिधि से परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर विश्व मंच जिनकी मौजूदगी से खुद को गौरवान्वित पाता है, जिनके आगमन की प्रतीक्षा में दुनिया का हर देश पलकें बिछाता है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य से हम कृतकृत्य हैं। माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी से निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र से अभिनंदन करें। पुष्प एवं अंग वस्त्र से माननीय
प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। हमारी शाश्वत परंपराएं, अब श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करेंगे। धन्यवाद मान्यवर। अब समय है स्वागत संबोधन का। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप संघाणी जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए मंच पर पधारें। सर, कैन यू कम दिस साइड? सत्तरवें भारतीय सहकारी सम्मेलन में हमारे बीच आज सिर्फ भारत के नेतृत्व नहीं, पूरी दुनिया में और देश भी जिसका नेतृत्व का स्वागत कर रहे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, सहकारी क्षेत्र में सफलता की गाथा का इतिहास जिन पर मोदी साहब ने जिम्मेदारी दी सहकारी मंत्री की, उनके बाद देश में सहकारिता इतिहास आज नया लिखा जा रहा है। ऐसे सहकार मंत्री एवं गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, माननीय राज्य सहकारी मंत्री बीएल वर्मा जी, आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव भारत के प्रथम चेयरमैन माननीय डॉक्टर चंद्रपाल यादव जी और देश के विभिन्न भाग से, विभिन्न कोऑपरेटिव सेक्टर से आए हुए सहकारी बंधुओं, बहनों, अधिकारीगण, मैं आपका सही दिल से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं, देश में माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने नया सहकारी मंत्रालय बनाया, उनके बाद सहकारिता में जो जान आई है, भारत में 1904 में सहकारिता शुरू हुआ, करीब 118 साल के पहले। तब से जो काम हो रहा था और उनके बाद जब नया सहकारी मंत्रालय बनाया गया तो रियल में सहकारिता का जो देश को फायदा होना चाहिए वो आज हम अनुभूति कर रहे हैं। देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से करीब 30 करोड़ सदस्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आकांक्षा हर सेक्टर में, चाहे फर्टिलाइजर हो, मैं स्वागत करता हूँ, वो भी कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने कृषिकारों के लिए जिस तरह से पैकेज दिया है और किसानों को जो सुरक्षित किया है, मजदूरों के लिए नागरिक बैंक की अलग ब्रांचेस देने की मंजूरी देने के बाद सहकारिता डिपार्टमेंट ने सहकारिता में और जान फूकी। वैसे हर क्षेत्र में, जैसे दुनिया में सहकारी क्षेत्र के साथ जुड़े 10% को रोजगारी प्राप्त मिलती है, जब यहाँ अपने देश में 16% तक हम रोजगारी दे पा रहे हैं। और उनसे आगे बढ़ने के लिए सहकारिता के लिए 2 लाख नई सोसाइटी बनाने का जो ध्येय लेके हमारे सहकार मंत्री जो चल रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए पूरा सहकारी जगत काम कर रहा है। मुझे गौरव ये है कि दुनिया में मोदी साहब के नेतृत्व में चल रहा देश में अभी हमें धरती का पुकार की जो देखा, उस समस्या को समाधान करने के लिए इफको ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का संशोधन करके दुनिया में पहली दफा देश में
सरकार ने उनकी 20% निकाय करने के लिए छूट दी है, जिसको आज तक हम इंडिया में बाहर जाता था, आज देश को ये निर्यात करके हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसे दृष्टिवान मुख्यमंत्री नीचे तक काम कर रहे हैं, जो अपने राज्यों में वो बिक रहे हैं, और प्रधानमंत्री इनके लिए मार्गदर्शन और मदद कर रहे हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में नैनो के लिए हमारा संपर्क नहीं कर रहे, और प्रधानमंत्री उनके लिए जिस तरह से पूरी मदद कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि सिर्फ भारत का ही नहीं, देश दुनिया का कृषि क्षेत्र में एक दिशा बदलने का काम जो कर रहा है, और इनका नेतृत्व मोदी साहब कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः दिल से मान्यवर मोदी साहब, अमित भाई शाह, बीएल वर्मा जी का आप सबकी ओर से, पूरे सहकारी जगत की ओर से, एनसीआर की ओर से धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। केंद्रीय गृह एवं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध कि वो भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित करें। भारतीय सहकारी महासम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री बीएल वर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप भाई जी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, और आज देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए आज की इस कांग्रेस में प्रतिनिधि नाते उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम सब के लिए गौरव का विषय है कि बड़े लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और हम सबका आज मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं आज देश भर के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथियों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन आजादी से पहले लगभग 115 साल पुराना है हमारे देश में, और आजाद हुए तब से सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बना लिया जाए। सहकारिता का पूरा कामकाज कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक जॉइंट सेक्रेटरी देखते थे, और इसके कारण सहकारिता क्षेत्र को बढ़ने में, समय अनुकूल परिवर्तन करने में, पारदर्शिता लाने में और देश और विदेश में हुए बदलाव को अपने आप में समाहित करने में ढेर सारी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 75 साल से लंबित हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया, और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय परिषद में आए हैं। हम सब खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के सम्मान में
ढेर सारी तालियां बजाकर समग्र देश में संदेश दें। मित्रों, भारतीय सहकारी महासम्मेलन हम सब जानते हैं भारतीय सहकारी संघ ने आहूत किया है। भारतीय सहकारी संघ एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है और दिलीप भाई सांघाणी के नेतृत्व में मेरा ये जो 2 साल का अनुभव आया है, हर इनिशिएटिव को, हर बदलाव को, हर पहल को पैक्स से लेकर एपेक्स तक पहुंचाने में सहकारिता संघ ने बहुत अच्छा तालमेल भी बिठाया है और प्रयास भी किया है। आज जब हम यहां सब आए हैं तब मैं सहकारिता साथियों को ये कहना चाहता हूं कि 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है, मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था। हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है। उर्वरक के उत्पादन में 25% का हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। चीनी के उत्पादन में 35% से ज्यादा हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30% स्पिंडल देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलते हैं। दूध की खरीदी, बिक्री और उत्पादन में हमारा हिस्सा 15% को छू रहा है। गेहूं की खरीदी में 13%, धान की खरीदी में 20% और ढेर सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियां, मत्स्य उत्पादन समितियां और कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारी क्षेत्र के आंदोलन ने बहुत सारा हमने किया है। आज ये सहकारिता महासम्मेलन से देश भर की सहकारिता हमसे अपेक्षा कर रही है कि हमने, मोदी जी ने जो आजादी के अमृत काल की व्याख्या की है, आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक की, ये 25 साल गत सदी में हमने जो योगदान देश के विकास में किया है, उससे ज्यादा योगदान ये 25 साल में करने का संकल्प आज इस सहकारिता सम्मेलन में हमने करना है। आज हमने यहां से तय कर जाना है कि सहकारिता के साथ युवाओं को जोड़ेंगे, सहकारिता को साथ महिलाओं को जोड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से गरीब व्यक्ति की अपने घर की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। सहकारिता का विकास सिमेट्रिक करने के लिए भी हमने इसी सम्मेलन के बाद चिंता करनी है। ढेर सारा काम हुआ है, मगर बहुत काम बाकी भी है। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन इस सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम आगे बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे इनिशिएटिव सहकारिता के क्षेत्र में लिए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों को खलल करे बगैर सहकारिता कानून में समानता लाने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मोदी जी के इनिशिएटिव से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में
संशोधन का काम संसद की संसदीय समिति ने सर्वानुमत से करा है। ढेर सारा कंसल्टेशन आप लोगों के साथ भी हुआ है और इसी सत्र के अंदर ये कानून आने वाला है। इसके साथ साथ पैक्स के कानून, पैक्स के उपनियम, बायलॉज समग्र देश में अलग अलग थे। इसके अंदर एक वाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के कानून को, उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। देश के 85% पैक्स इस सितंबर के बाद एक ही बायलॉज से चलेंगे और उसके माध्यम से हमने पैक्स को बहुआयामी बनाने का काम किया है। पैक्स अब डेयरी का भी काम कर सकेंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति का भी काम कर सकेंगे। इससे पैक्स का एक्सपांशन बहुत सरल हो जाएगा और ढेर सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है, जैसे कॉमन सेवा केंद्र, जिससे पैक्स को वायबल बनाने में तो लाभ होगा ही होगा, मगर पैक्स एक प्रकार से ग्रामीण सुविधा का आत्मा बन जाएगा। रिटेल आउटलेट को बदलने में भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं। एक बहुत बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी प्रधानमंत्री जी ने अभी अप्रूव की है। हम इसको ट्रायल बेस पर सभी राज्यों में एक एक पैक्स को ले रहे हैं। इससे हमारा भंडारण व्यवस्था में अगर ये योजना हम सब मिलकर सफल करते हैं, मुझे विश्वास है होगी ही सफल, तो भंडारण व्यवस्था में कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा अगले 5 साल के अंदर होगी। इससे आप समझ सकते हैं पैक्स कितने वायबल होंगे। हमने देश भर की कोऑपरेटिव का एक डेटाबेस बनाया है जिसका 90% काम समाप्त हो चुका है। यहां भारतीय सहकारी संघ में बैठकर सहकारिता मंत्रालय में और किसी भी रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार की ऑफिस में क्लिक करने मात्र से ही हर गांव के अंदर कितनी सहकारी संस्था है, हर तहसील के अंदर कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, हर जिले में कितनी सहकारिता संस्था है, इसका एक मैप मिल जाएगा। इससे हम वैक्यूम को आइडेंटिफाई कर खाली जगहों की पहचान कर हम हमारे एक्सपांशन का काम करेंगे। अगले 3 साल के अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि अभी जो 85,000 पैक्स है, इसके जगह अगले 3 साल में ये देश की हर पंचायत में पैक्स होगा। मतलब 3 लाख पैक्स इस देश के अंदर अस्तित्व में आएंगे। तभी जाकर सहकारिता का खाका बहुत मजबूत होगा। जेम प्लेटफॉर्म पर क्रेता के रूप में और मार्केटिंग के लिए, दोनों के लिए जेम से हमें मंजूरी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। गैस की एजेंसियों के लिए भी क्षेत्र को खोला है, पेट्रोल पंप के लिए भी खोला है। 1100 नए एफपीओ पैक्स के माध्यम से बन रहे हैं और अब खाद्य वितरण में भी पैक्स की भूमिका को हमारे खाद्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे इनिशिएटिव, सस्ती अनाज की दवाइयों की दुकानें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र के माध्यम से होती है, वो भी अब पैक्स कर पाएंगे। ढेर सारे काम किए हैं। सालों से आयकर के कानून में हमें अन्याय होता था, कंपनी के साथ हमारी समानता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने एक ही झटके में सारी असमानताओं दूर कर कंपनी के साथ कोऑपरेटिव को एक समान दर्जा दिया है। इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होने वाला है। शुगर मिलों के सालों से लंबित 15,000 करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट और फ्यूचर में ये टैक्स डिस्प्यूट जनरेट न हो, इस तरह की व्यवस्था करी है। मैं आज सबको विनंती करना चाहता हूं कि बहुत जोर से ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया के टैक्स डिस्प्यूट को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने एक ही विधेयक से रिजॉल्व कर आगे पर इस तरह से डिस्प्यूट खड़े न हो, इसकी भी कानूनी व्यवस्था करी है। हम डेटाबेस के साथ साथ
एक सहकारी नीति भी बनाना चाहते हैं जो अमृत काल के अंदर सहकारिता के एक्सपांशन का काम करेंगी। ट्रेनिंग, पारदर्शिता, ये दोनों पर भी बहुत थ्रस्ट देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सहकारिता इनिशिएटिव बनाने के लिए भी अभी अंतर मंत्रालय डिस्कशन चालू किया है। कुछ ही समय में हम इस पर निर्णय कर पाएंगे, जिससे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तहत तहसील तक जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसको मॉडर्नाइज कर एक ही प्रोग्राम के तहत, एक ही अभ्यासक्रम के तहत समग्र देश के अंदर डेयरी के क्षेत्र के विशेषज्ञ बाहर निकलेंगे, बैंकिंग के निकलेंगे, कंप्यूटराइजेशन के निकलेंगे, सहकारिता क्षेत्र के भी हमारे सिद्धांतों को समझने वाले युवा इससे बाहर निकलेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन का प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम हाथ धरेंगे। ये यूनिवर्सिटी का काम इसलिए सरल है कि आज देश में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण की लगभग 630 संस्थाएं वैसे ही काम कर रही, उसको एक एक्सटेंशन बनाकर यूनिवर्सिटी बहुत सुचारू रूप से काम करेगी और एक समान कोर्स होने के कारण देश भर के सहकारिता आंदोलनों को गति मिलेगी। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय की जरूरत को वो इतना ही समझते हैं जितना मैं और आप समझते हैं। हर इनिशिएटिव को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी की जो कल्पना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, जिसको मोदी जी ने अभी अभी ढेर सारी सुविधाएं दी है, अब वो अपनी बेसिक सुविधाओं की मशक्कत से बाहर निकला है। वो आशा के साथ अपनी नई पीढ़ी के सामने देख रहा है। उसके पास पूंजी नहीं है, इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हर क्षेत्र में सहकारिता के एक्सपांशन के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, मगर मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि हमने भी स्वयं शिस्त से पारदर्शिता और परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। ये कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है। अगर हम ये कर लेते हैं तो समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के महासम्मेलन के अध्यक्ष माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अत्यंत ऊर्जावान एवं प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट एवं एडवाइजरी पोर्टल विकसित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन ई पोर्टल्स का विमोचन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। NCUI हार्ट पोर्टल केवल सहकारी समितियों के लिए विकसित किया जा रहा अपनी तरह का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। NCUI हार्ट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए गूगल समर्थित स्टार्टअप कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे पोर्टल का निर्माण और प्रचार प्रसार हो सकेगा। ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के अलावा NCUI हार्ट पोर्टल सहकारी समितियों को उत्पादों के पंजीकरण, ब्रांडिंग और प्रचार में प्रशिक्षण देने के साथ ही डेटा विश्लेषण के माध्यम से बिक्री बढ़ाने में सुविधा प्रदान करेगा। NCUI पोर्टल व्यवसाय वृद्धि के लिए नई तकनीकी और सहकारी समितियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। NCUI हार्ट पोर्टल सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ साथ अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करेगा।
पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के साथ साथ सभी प्रशिक्षण और सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज पोर्टल अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और कोऑपरेटिव रिसोर्स सेंटर से मिलकर बना है। सहकारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ऑनलाइन पढ़ाई करने का ये पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो युवाओं और महिलाओं को शिक्षित करेगा और जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करेगा। विमोचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एनसीयूआई सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रहा है। इस गौरवशाली अभियान की कुछ झलकियां देखते हैं, आइए इस लघु फिल्म के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर के रूप में एनसीयूआई के माध्यम से हमें मिला। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ साथ डिजिटल भी सिखाया जाता है। कोशिश कर रहे हैं जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। अभी थोड़ा सेटअप करा है, हमने जीवामृत बनाया है। 5000 लोग जुड़े हुए हैं। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है। चाहे वो चीनी मिलें हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदलें। प्रधानमंत्री जी ने राह दिखाई और साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे सहकारिता आंदोलन को एक नई पहचान मिली। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को पेशेवर और प्रतियोगी बनाने के लिए कुल 45 योजनाएं बनाई हैं और पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, जन औषधि, पेट्रोल पंप, एलपीजी जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त कर रही है। जब तक कोऑपरेटिव में बेसिक प्राइमरी सोसाइटी को मजबूत नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव मजबूत नहीं होती। तो एक पैक्स आएगी जो कृषि में ऋण देने का काम करेगी। इसके बाद में ग्रामीण डेयरी आएगी जो उसके बाद में जिला डेयरी से जुड़ती है और फेडरेशन से जुड़ती है। उसके बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। सहकारिता मंत्रालय के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा भारत की सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था एनसीयूआई यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अपने 291 सदस्य संस्थाओं के माध्यम से देश के 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए काम करता है। पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई गतिविधियों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास एवं सहकारिता केंद्र का गठन किया गया, जिसके तहत अगस्त 2021 में एनसीयूआई हाट की स्थापना की गई। एनसीयूआई ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, HCL फाउंडेशन, IIT दिल्ली, निफ्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च IIMR के साथ साझेदारी की है, जिससे सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक एवं कारगर उत्पादन एवं व्यवसाय विकास की मजबूती प्रदान हो सके। साथ ही एनसीयूआई देश की प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के CSR के तहत आर्थिक सहयोग से विश्व स्तर का कौशल विकास केंद्र नोएडा में स्थापित कर रहा है, जिससे सहकारी समिति के सदस्यों को अपनी आजीविका के नए तरीके सीखने का अवसर मिलेगा। सहकारी क्षेत्र के लिए देश का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है, जिससे सहकारी समितियों को ऑनलाइन बाजार के साथ साथ अब पोर्टल पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण एवं ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक का सपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। एनसीयूआई देश के सहकारी बंधुओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज नाम का ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। आइए
हम सभी सहकार बंधु मिलकर भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने हेतु सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के नए उपक्रमों को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। ये थी सहकारिता की नई विकास यात्रा को दर्शाती लघु फिल्म। देवियों सज्जनों, इस नवनिर्मित भव्य प्लेनरी हॉल में मौजूद सहकारिता परिवार के हजारों लोगों के अलावा डिजिटल माध्यम द्वारा आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों सहकारिता साथी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिव्य उद्बोधन के लिए उत्सुक हैं, आह्लादित हैं, बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं। आपसे करबद्ध आग्रह महोदय, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान दिलीप संघानी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, देश के कोने कोने से जुड़े कोऑपरेटिव यूनियन के सभी सदस्य, हमारे किसान भाई बहन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार, जिसका भी अमित भाई ने विस्तार से वर्णन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए, उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो,
लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। साथियों, दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों, केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2100 रुपये में, और भाइयों बहनों, अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3,000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है। जब तक ये फर्क समझेंगे नहीं हम, आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महाभगीरथ प्रयास जरूरी है, इसमें दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, सिर्फ सब्सिडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं,
भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई? साथियों, किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इसे लेकर हमारी सरकार शुरू से बहुत गंभीर रही है। पिछले 9 साल में एमएसपी को बढ़ाकर एमएसपी पर खरीदकर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं। यानी हिसाब लगाएं तो हर वर्ष केंद्र सरकार आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में उसे पहुंचा रही है। यानी भाजपा सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50,000 रुपया मिलने की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। और मैं जो किया है वो बता रहा हूं, वादे नहीं बता रहा हूं। साथियों, किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है। यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। साथियों, अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। आप देखिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता को बढ़ाया, सीधा लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानता है कि ऊपरी स्तर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अब खत्म हो गया। अब जब सहकारिता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये आवश्यक है कि सामान्य जन, हमारा किसान, हमारा पशुपालक भी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को अनुभव करे और वो भी यही बात कहे। ये आवश्यक है कि सहकारी सेक्टर पारदर्शिता का, करप्शन रहित गवर्नेंस का मॉडल बने। देश के सामान्य नागरिक का कोऑपरेटिव पर भरोसा और अधिक मजबूत हो। इसके लिए आवश्यक है कि जितना संभव हो डिजिटल व्यवस्था को सहकारिता में बढ़ावा मिले।
कैश लेन देन पर निर्भरता को हमें खत्म करना है। इसके लिए अगर आप अभियान चलाकर प्रयास करेंगे और आप सब सहकारी क्षेत्र के लोग, मैंने आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, मंत्रालय बना दिया। अब आप मेरा एक बड़ा काम कर दीजिए, डिजिटल की तरफ जाना, कैशलेस, पूरा ट्रांसपेरेंसी। अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर तेजी से सफलता मिलेगी। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिस्पर्धा भी संभव हो सकेगी। साथियों, प्राथमिक स्तर की सबसे अहम सहकारी समिति यानी पैक्स अब पारदर्शिता और आधुनिकता का मॉडल बनेगी। मुझे बताया गया है कि अभी तक 60,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि सहकारी समितियां भी अपना काम और बेहतर करें, टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल दें। जब हर स्तर की सहकारी समितियां कोर बैंकिंग जैसी व्यवस्था अपनाएंगी, जब सदस्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को 100% स्वीकार करेंगे, तो इसका देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया की चर्चा भी आज पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में आज सरकार का प्रयास है कि सहकारिता भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी अब बहुत कम किया गया है। सहकारिता सेक्टर निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। डेयरी सेक्टर में हमारे कोऑपरेटिव बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी आज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो शायद हनी में भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गांव देहात में सामर्थ्य की कमी नहीं है, बल्कि संकल्पबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। आज आप देखिए, भारत के मोटे अनाज, मिलेट्स, मोटे अनाज जिसकी पहचान दुनिया में बन गई है, श्री अन्न, ये श्री अन्न लेकर के उसकी भी चर्चा बहुत बढ़ रही है। इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है। और मैं तो अभी अमेरिका गया था, तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू होगी। आप जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाइए।
साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा। एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 9 साल में 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। 70,000। इससे चीनी मिलों को, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। पहले गन्ने के ज्यादा दाम देने वाले पर जो टैक्स लगा करता था उसे भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। टैक्स से जुड़ी जो दशकों पुरानी समस्याएं थी उसे भी हमने सुलझाया है। इस बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद सहकारी चीनी मिलों को पुराना क्लेम सेटल करने के लिए दी गई है। ये सारे प्रयास शुगर केन सेक्टर में स्थायी बदलाव ला रहे हैं, इस सेक्टर की कोऑपरेटिव्स को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ हमें निर्यात को बढ़ाना है तो वहीं दूसरी तरफ आयात पर अपनी निर्भरता को निरंतर कम करना है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत अनाज में आत्मनिर्भर है, लेकिन सच्चाई क्या है? केवल गेहूं, धान और चीनी में आत्मनिर्भरता काफी नहीं है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ आटे और चावल तक सीमित नहीं रहे। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। खाने के तेल का आयात हो, दाल का आयात हो, मछली के चारे का आयात हो, फूड सेक्टर में प्रोसेस और अन्य उत्पादों का आयात हो, इस पर हम हर वर्ष, आप चौंक जाएंगे, मेरे किसान भाई बहनों को जगाइए, हर वर्ष 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, जो पैसा विदेश जाता है। यानी ये पैसा विदेश भेजना पड़ता है। ये भारत जैसे अन्न प्रधान देश के लिए क्या सही बात है क्या? इतने बड़े होनहार सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व मेरे सामने बैठा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमें क्रांति की दिशा में जाना पड़ेगा। क्या ये पैसा भारत के किसानों के जेब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों विदेश जाना चाहिए? साथियों, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, हमें पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन खाने के तेल में, उसमें तो आत्मनिर्भरता संभव है। आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने इसके लिए मिशन मोड में काम किया है। जैसे एक मिशन पाम ऑयल शुरू किया है, पामोलिन की खेती, पामोलिन का तेल उसे उपलब्ध हो, उसी प्रकार से
तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेगी तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप किसानों को जागरूक करने से लेकर प्लांटेशन टेक्नोलॉजी और खरीदी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। साथियों, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना फिशरीज सेक्टर के लिए शुरू की है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से आज मछली के उत्पादन में बहुत प्रगति हो रही है। देश भर में जहां भी नदियां हैं, छोटे तालाब है, इस योजना से ग्रामीणों को, किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल रहा है। इसमें लोकल स्तर पर फीड उत्पादन के लिए भी सहायता दी जा रही है। आज 25,000 से ज्यादा सहकारी समितियां फिशरीज सेक्टर में काम कर रही है। इससे फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग और फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट, ऐसे अनेक काम उनको आज ऑर्गेनाइज वे में बल मिल रहा है। मछुआरों का जीवन बेहतर बनाने में और रोजगार निर्माण में मदद मिली है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड फिशरीज में भी 2 गुनी वृद्धि हुई है। और जैसे हमने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया, उससे एक नई ताकत खड़ी हुई है, वैसे ही लंबे समय से एक मांग थी देश को फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, वो भी हमने बना दिया। उसकी भी अलग बजट की व्यवस्था की और उस क्षेत्र के परिणाम नजर आने लगे हैं। इस अभियान को सहकारिता सेक्टर और विस्तार कैसे दे सकता है, इसके लिए आप सभी साथी आगे आए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। सहकारिता सेक्टर को अपनी पारंपरिक अप्रोच से कुछ अलग करना होगा। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। अब मछली पालन जैसे अनेक नए सेक्टर्स में भी पैक्स की भूमिका बढ़ रही है। हम देश भर में 2 लाख नई मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, अब सब पंचायतों में जाएंगे तो यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। इससे उन गांवों, उन पंचायतों में भी सहकारिता का सामर्थ्य पहुंचेगा जहां अभी ये व्यवस्था नहीं है। साथियों, बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओस, उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओस के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। सरकार ने पैक्स के द्वारा भी एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए सहकारी समितियों के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। साथियों, कोऑपरेटिव सेक्टर किसान की आय बढ़ाने वाले दूसरे माध्यमों को लेकर सरकार के प्रयासों को भी ताकत दे सकते हैं। शहद का उत्पादन हो, ऑर्गेनिक फूड हो,
खेत की मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने का अभियान हो, बिजली पैदा करने का अभियान हो, सॉइल की टेस्टिंग हो, सहकारिता सेक्टर का सहयोग बहुत आवश्यक है। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है और मैं अभी दिल्ली की उन 2 बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करे, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाए। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम, लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का यह बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। सरकार ऐसे प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। देश में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों ने 50 से ज्यादा बायोगैस प्लांट तैयार किए हैं। गोवर्धन प्लांट्स के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। इससे पशुपालकों को तो लाभ होगा ही, जिन पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुपयोग हो पाएगा। साथियों, आप सभी डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के सेक्टर में बहुत व्यापक रूप से काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि पशुओं की बीमारी एक पशुपालक को कितने बड़े संकट में डाल सकती है। लंबे समय तक फूट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खुर पका, हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े पीड़ा का कारण रही है। इस बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पशुपालकों को होता है। इसलिए पहली बार केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने इसके लिए पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया है। हमें कोविड का मुफ्त वैक्सीन तो याद है, ये पशुओं के लिए भी उतना ही बड़ा मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है। इसके तहत 24 करोड़ जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन अभी हमें
एफएमडी को जड़ से खत्म करना बाकी है। टीकाकरण अभियान हो या फिर जानवरों की ट्रेसिंग हो, इसके लिए सहकारी समितियों को आगे आना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि डेयरी सेक्टर में सिर्फ पशुपालक ही स्टेक होल्डर नहीं है। मेरी इस भावना का आदर करना साथियों, सिर्फ पशुपालक ही स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि हमारे पशु भी उतने ही स्टेक होल्डर है। इसलिए इसे अपना दायित्व समझकर हमें योगदान देना चाहिए। साथियों, सरकार के जितने भी मिशन हैं, उनको सफल बनाने में सहकारिता के सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां की मैंने सहकारिता की ताकत को देखा है। सहकारिता ने आजादी के आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए एक और बड़े काम से जुड़ने का आग्रह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आह्वान किया है कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएं। एक वर्ष से भी कम समय में करीब करीब 60,000 अमृत सरोवर देश भर में बनाए जा चुके हैं। बीते 9 वर्षों में सिंचाई हो या पीने का पानी हो, उसको घर घर खेत खेत पहुंचाने के लिए जो काम सरकार ने किए हैं, ये उसका विस्तार है। ये पानी के स्रोत बढ़ाने का रास्ता है, ताकि किसानों को, हमारे पशुओं को पानी की कमी ना आए। इसलिए सहकारी सेक्टर से जुड़े साथियों को भी इस पावन अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपकी किसी भी क्षेत्र की सहकारिता में एक्टिविटी हो, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि हमारी मंडली है, 1 तालाब बनाएगी, 2 बनाएगी, 5 बनाएगी, 10 बनाएगी। लेकिन हम पानी की दिशा में काम करें। गांव गांव में अमृत सरोवर बनेंगे तो भावी पीढ़ियां हमें बहुत आभार के साथ याद करेगी। आज जो हमें पानी उपलब्ध हो रहा है ना, वो हमारे पूर्वजों के प्रयासों का परिणाम है। हमें हमारी भावी संतानों के लिए, उनके लिए भी हमें कुछ छोड़ के जाना है। पानी से जुड़ा ही एक और अभियान पर ड्रॉप मोर क्रॉप का है। स्मार्ट सिंचाई को हमारा किसान कैसे अपनाए, इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। ज्यादा पानी ज्यादा फसल की गारंटी नहीं है। माइक्रो इरिगेशन का कैसे गांव गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा। केंद्र सरकार इसके लिए बहुत मदद दे रही है, बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, एक प्रमुख विषय है भंडारण का भी। अमित भाई ने उसका काफी वर्णन किया है। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं, उसका 50% से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। बीते अनेक दशकों में देश में लंबे अरसे तक जो भी काम, उसका परिणाम क्या हुआ? करीब करीब 1400 लाख टन से अधिक की भंडारण क्षमता हमारे पास है। आने वाले 5 वर्ष में इसका 50% यानी लगभग
700 लाख टन की नई भंडारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा। गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे बताया गया है कि इसके तहत बीते 3 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों का है, पैक्स का है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे विश्वास है नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। हमें ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर आपकी चर्चा बहुत अहम सिद्ध होगी। कोऑपरेटिव्स में भी कोऑपरेशन को और बेहतर कैसे बनाएं, आप इस पर भी जरूर चर्चा करिए। कोऑपरेटिव्स को राजनीति के बजाय समाज नीति और राष्ट्र नीति का वाहक बनना चाहिए। मुझे विश्वास है आपके सुझाव देश में सहकार आंदोलन को और मजबूती देंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। एक बार फिर आप सबके बीच आने का अवसर मिला, आनंद हुआ। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए हृदय से आभार मान्यवर। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वप्रथम का आह्वान है। आपकी जीवन यात्रा मां भारती का वंदन है। आपके नेतृत्व की प्रबलता में, आपकी वाणी की दिव्यता में विश्व मंच पर पुनः विश्व गुरु सा उभरता हिंदुस्तान नजर आता है। भारतीय सहकारी महासम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत